हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम पे। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो हमारा ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो आपने ऐसा मिरर तो ज़रूर देखा होगा, ड्राइवर के सामने लगा रहता है। तो ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर अलग होता है और ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है वो मिरर अलग होता है, उसे साइड मिरर नहीं कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या फिर उत्तल लेंस का? तो इसमें हमारा मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। बिकॉज इसमें एक बल्ब लगा रहता है इसके बीच में, और ये प्रकाश को जब इससे टकराता है प्रकाश, तो ये क्या करता है? प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है अपने सरफेस से। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका यूज़ होता है? अवतल दर्पण का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमारा काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो जो लाइट के किरणों को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे किरण आरेख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का तो आंसर सभी बच्चों को पता होगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु का कैसा? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एंड अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन से दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। साइड में आप लोग देख सकते हैं, फिगर में दिखाया गया है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला प्रश्न, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला है, परावर्तन का नियम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के 2 नियम हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है। सबसे पहला दिया गया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सेकेंड है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। एंड थर्ड है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो जिसमें होता है एंगल आई बराबर, ये हमारा आपतित किरण और ये हमारा परावर्तित किरण, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमारा परावर्तन का सेकेंड लॉ होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का
प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर रोगियों के नाक, कान एवं गला देखने के लिए किसका अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, किसका अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया ना फिर से वही क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में ये आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा, जिसमें से क्या होता है, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखा जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका यूज होता है, हमारा उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में होता है। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F बराबर क्या होता है, F बराबर R/2। तो F बराबर क्या होता है, R/2। तो यदि 2 को उधर लेके जाया जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। R बराबर 2F। देखिए तो कहीं पे भी ऐसा मिल रहा है क्या, R बराबर 2F। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिख रहा है कि R बराबर 2F, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, R बराबर 2F। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति होती है। तो आप लोगों ने अवतल दर्पण से बनने वाले 6 प्रतिबिंबों की स्थिति जरूर देखी होगी। तो इसमें जो फोकस और पोल के बीच होता है उसका इमेज कैसा बनता है, उसका इमेज हमारा आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि F बराबर कितना होता है, R/2। यहाँ पे हम लोगों का अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो -10 बराबर R/2। तो R का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो माइनस यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बी में ओनली हम लोगों को क्या लगा देना है, यहाँ पर ओनली ऋणात्मक, यानी हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। यहाँ पर निगेटिव छूट गया है, निगेटिव आप लोग लगा लीजिएगा। -20 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर उत्तल तथा अवतल का। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का यूज़ होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों का है, लगातार 3 क्वेश्चन आ गया। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं ये हमारा सर्च लाइट होता है, तो इसका परावर्तक सतह यानी ये वाला, हम लोग को अभी तक क्या लगता था ये ग्लास वाला एरिया परावर्तक सतह होता है, बट ये नहीं, इसके साइड में जो ये कटोरी जैसा लगा होता है ना, ये हम लोग का होता है परावर्तक सतह। तो वो कैसा होता है, वो हम लोगों का अवतल दर्पण की तरह होता है। कैसा होता है, अवतल दर्पण के तरह होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अवतल दर्पण के फोकस पर रखे, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर होता है, वस्तु कहाँ पे, जब अवतल दर्पण का ये F हो गया, ये C हो गया, तो वस्तु जब फोकस पे रहेगा तो फोकस से जाएगा एंड दूसरा पोल पर से, तो इसका हम लोग का कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। इसका आंसर कहाँ, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। 21 नंबर का आंसर सी, अनंत पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि
अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण के इन्फिनिटी यानी अनंत पर रखे वस्तु का ये हमारा फोकस हो गया एंड ये हमारा सी हो गया। तो इन्फिनिटी पर से जब कोई लाइट रे आएगा तो वो फोकस पर से जाएगा एंड इधर से भी आने वाला लाइट रे आएगा तो वो कहाँ जाएगा, फोकस पर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोकस पर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। मतलब कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी ये हमारा जैसे कोई गोलीय दर्पण है तो इसके परावर्तक पृष्ठ तो इतना ही ना काट कर हम लोग कोई भी दर्पण बनाते हैं, तो ये हम लोग का कोई परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये हम लोग अवतल दर्पण बना लिए। तो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, तो इसका जो केंद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोला जाता है, ये हमारा ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, इसे सी से निरूपित किया जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। और वीडियोस यदि हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर करते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ पेंट किया होता है। तो जो बाहर की तरफ पेंट किया होता है उसे कौन सा दर्पण, ये हम लोग का कौन सा बन गया, ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो वो उसकी प्रकृति क्या होगी। तो उसकी प्रकृति आप लोग जानते हैं कि वो कैसा होता है, काल्पनिक तथा छोटा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जैसे गोलीय दर्पण है तो इसके वृत्ताकार सीमा की व्यास, यानी इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा द्वारक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। जैसे कोई भी गोलीय दर्पण है तो इसका व्यास को, इसका व्यास यही ना होता है, तो ये हमारा व्यास हो गया। तो व्यास को ही क्या कहा जाता है, इसे ही द्वारक कहा जाता है। अपार्चर, इंग्लिश में अपार्चर और हिंदी में इसे द्वारक कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ईंट है, ईंट हम लोग का क्या होगा, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ईंट क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। ईंट हमारा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या फिर समतल तथा उत्तल में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर यहाँ पर 2 बार उत्तल हो गया है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो वो हम लोग का अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के छठा
सिक्स्थ इमेज यानी छठा इमेज जो कि फोकस और पोल के बीच रहता है, उसमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब। आवर्धित का अर्थ क्या होता है? बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में हम लोग का बनता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर कि प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद डैश से गुजरती हैं। ये हमारा कोई दर्पण हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया, जिसमें यहाँ पर कोई फोकस और यहाँ पर कोई सेंटर है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी सरफेस पे आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण जाती है तो इसके बीच का आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। तो जब एंगल आई का वैल्यू 60 डिग्री है तो हमारा एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। यानी कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, तो किसी भी दूरी पर तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो हम लोग का कौन सा होगा? समतल और उत्तल। हम लोग का क्या होगा? या तो समतल या उत्तल अथवा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। या तो वो समतल हो सकता है या तो कौन सा? उत्तल दर्पण हो सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की हमारी फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी अनंत होती है। समतल दर्पण। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दर्पण चाहे कोई भी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2। F बराबर R/2। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है? तो गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष? पोल के सापेक्ष मापा जाता है। किसके सापेक्ष? पोल के सापेक्ष मापा जाता है। तो पोल मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव इज़ द राइट आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की वस्तु दूरी, अवतल दर्पण हमारा कुछ ऐसा होता है जिसमें यहाँ पर हमारा पोल हो गया, इधर हमारा फोकस, इधर हमारा सेंटर। तो अवतल दर्पण में वस्तु जो होता है वो इधर होता है। तो प्रकाश के अपोजिट नापी गई दूरी हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, बिकॉज प्रकाश इधर जाता है और दूरी हम इधर से इधर, तो इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर का डिस्टेंस ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर क्या होता है? h'/h, जिसमें h' हम लोगों का क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो किसी भी समतल दर्पण में जितना वस्तु का ऊंचाई होता है उतना ही उसका प्रतिबिंब का भी ऊंचाई होता है। यदि कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो उसका इमेज भी कितना बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। तो ये कट करके कितना हो जाएगा? ये हमें हमेशा हमारा 1 होगा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कोण होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी समतल दर्पण पे परपेंडिकुलर लंबवत परावर्तन कोण आता है तो वो उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो इसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का हमारा कोण बनेगा। कितना? 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है
कि आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो आवर्धन का SI मात्रक चलिए निकाल के बताते हैं। m बराबर हम लोग का क्या होता है, h'/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमारा क्या होगा, मान के चलिए कोई व्यक्ति 5 मीटर का है कोई वस्तु, और उसका वस्तु का ऊंचाई भी मीटर हो गया, और उसका हाइट भी जो बनेगा, वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई दोनों का मीटर मीटर ही होगा। तो ये कट के हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। यानी आवर्धन का जो SI मात्रक होता है वो हमारा यूनिट लेस यानी मात्रक विहीन होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो ये प्रश्न तो बहुत ही हल्का है, ये तो सभी को पता होगा कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। किसका, ये हमारा उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण में इधर साइड फोकस, इधर सेंटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमारा अगला प्रश्न है किस दर्पण की प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है। अब यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है। तो प्रतिबिंब दूरी भी किसका, उत्तल दर्पण का ही प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये हम लोग का उत्तल दर्पण, इधर CF एंड इधर C। तो जब यहाँ से कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये इधर से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये हमें जाता हुआ कहाँ से प्रतीत होगा, तो ये हमें फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। इधर से भी कोई लाइट रे आया तो ये हमें कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका फोकस भी पॉजिटिव होगा और इसका प्रतिबिंब दूरी इमेज भी हम लोग का यहाँ पे बना, तो ये क्या होगा, हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो क्षमता P यानी पावर क्या होता है, P बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 100/f हो जाता है। ये पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। तो P बराबर पावर बराबर क्या हो जाएगा, 100/50 सेंटीमीटर फोकस अंतर दिया गया है हम लोग को। तो 50 से काटेंगे तो कितना बार में, 2, और D हो जाएगा। हम लोग का पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर यानी D। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का फोकसांतर हम लोग का +2D हो जाएगा। आंसर नंबर D इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक हमारा क्या होता है, डायोप्टर होता है, या फिर इसको मीटर इन्वर्स 1/f। 1/f का मतलब क्या हुआ, पावर बराबर 1/f। तो फोकस जो होता है वो हम लोग का किस में होता है, मीटर में। तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स। ये भी आप लोगों को एग्ज़ाम में मिल सकता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो या तो डायोप्टर रहेगा या नहीं तो क्या रहेगा, मीटर इन्वर्स भी मिल सकता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमारी निगेटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। देखिए उत्तल लेंस हमारा क्या कार्य करता है, उत्तल लेंस किसी भी प्रकाश, आने वाले प्रकाश की किरण को ये क्या करता है, फोकसित कर देता है। यानी किसी एक बिंदु पे क्या करता है, इसको फोकसित कर देता है। तो जो प्रकाश की किरणों को एक जगह समेटती है या किसी एक बिंदु पर मिलाती है उसे कैसा बोला जाता है, अभिसारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिसारी बोला जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और एक होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है हमारा, अवतल लेंस हम लोगों का क्या करता है, अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो ये इसको क्या कर देती है, फैला देती हैं। क्या करती है, फैला देती हैं। तो अवतल लेंस में हम लोग का कैसा बनेगा, अपसारी। कैसा, अपसारी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
वीडियोज़ यदि अच्छा लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया कि अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को अभी मैंने बताया कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल को अभिसारी, उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी कहा जाता है। और अवतल को क्या कहा जाता है? अपसारी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग धीरे धीरे करके 50 क्वेश्चन का टारगेट पार कर चुके हैं। अब चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी इनमें से किसका यूज़ लेंस बनाने में नहीं किया जाता? पहला है जल, फिर कांच, फिर प्लास्टिक और फिर मिट्टी का। तो मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन लास्ट ही होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्षमता हम लोगों की उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग का कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग का क्या होता है? धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि क्या दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का कोई कांच हो गया, कांच, एंड ये हम लोग का क्या हो गया? हवा हो गया। तो हवा हम लोग का कौन सा माध्यम होगा कांच के सापेक्ष? तो हवा हम लोग का विरल माध्यम होगा। हवा हम लोग का विरल माध्यम होगा और कांच कौन सा माध्यम होगा? कांच हमारा सघन माध्यम होगा। तो जब विरल से सघन में कोई लाइट रे प्रवेश करता है तो वो किधर जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट इज़ द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कैमरे का अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? अब उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, यानी ये कोई सरफेस है यहाँ से आने वाला और फिर निकलने वाला, तो ये हो गया निर्गत किरण और ये हम लोग का अभिलंब। तो इसके बीच को कोण को क्या कहा जाता है? ये तो आपतन कोण होता है, बट ये क्या होता है? हम लोग का निर्गत कोण होता है। ये क्या होता है? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका यूज़ होता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमेशा उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका? बिकॉज इसमें क्या होता है? छोटी छोटी वस्तुओं को देखना होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा हमेशा अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस के द्वारा अवतल लेंस के द्वारा हम लोगों का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं? ये तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन आ गया कि लेंस में कितने होते हैं। तो लेंस में कितने? 2 होते हैं। लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फिर आ गया वही हल्का सा क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या होगा यदि उसका 1 डायोप्टर? तो P बराबर क्या होता है? 1/f। तो P बराबर 1/f होता है। तो हम लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम लोगों को क्या सेंटीमीटर में ही लाना होगा। तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 100/f होता है। तो P का वैल्यू कितना दिया गया है? 1 बराबर 100/f।
तो f जब इधर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, f बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ये क्वेश्चन का हम लोगों का हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो लेंस तथा दर्पण समभावता है। तो यहाँ पर क्या, कोई लेंस है और एक दर्पण है, एक लेंस है और एक दर्पण है। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हम लोगों का अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। किस लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, और उसी प्रकार से अवतल दर्पण की भी क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोनों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दोनों अवतल हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न की है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, साइन आई बाय साइन आर। तो चलिए अब हम लोग बहुत ही करीब है अपने लास्ट प्रश्न की ओर। तो ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन करें, और इसका PDF फॉर्मेट लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई का, ऐसा होता है क्या, नहीं, समान मोटाई का नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा तो हम लोगों का अवतल लेंस होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ये हम लोग का हो जाएगा, बिकॉज ये क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा होता है, बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न है 64 नंबर, किसी लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो किसी लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेंस का आवर्धन क्या होता है, m बराबर v/u। लेंस का आवर्धन होता है +v/u, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, v/u। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होती है। तो उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक तथा उल्टा। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। जैसे ये कोई हमारा लेंस होता है, तो इसके केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, या हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी लेंस का निर्माण कैसे होता है, जब दो, ये कोई सरफेस और ये कोई सरफेस, जब दो सरफेस आपस में मिलता है तो इसके बीच से जो निर्माण होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। गोलियां आ गया दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 68। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बहुत ही करीब है, हमारा फिनिश होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मात्रक विहीन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी जब कोई लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई लाइट रे जाता है तो वो क्या होता है, विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले प्रकाश की किरणें बिना विचलन के
सीधा निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर 70 कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किससे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f फोकस दूरी के द्वारा। तो ये तो नहीं होगा हमारा, फोकस दूरी के दुगनी नहीं होगा, फोकस दूरी के तिगुनी ये भी नहीं होगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा यानी फोकस के व्युत्क्रम यानी 1/f इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।